ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। ब्रेक पे जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे प्रधानमंत्री जी के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की, और कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अनुराग ठाकुर ने जो इस पैकेज की जो पहली किस्त है वो किसको दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, कौन से उद्योगों को कितनी राहत मिलेगी, इसका ऐलान किया। आज फिर शाम 4 बजे वित्त मंत्री दोबारा आएंगी और अब इसकी दूसरी किस्त का ऐलान करेगी। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे स्वदेशी और विदेशी के अंतर पर, आर्थिक पैकेज में किसको कितना मिला, कैसे मिला, और अब तमाम जो राज्य हैं वो इस पैकेज को अपनी जो उस जनता के लिए जिसके लिए पैकेज का ऐलान किया गया उस तक किस प्रकार पहुंचाएंगे। और साथ ही साथ आपको एक बार फिर बता दें कि तमाम सुविधाएं होते हुए भी, तमाम ट्रेन और बसेज चालू कराने के बाद भी हमारे देश में आज फिर से 15 श्रमिकों की मौत हो गई जो कि अपने घर वापस जा रहे थे। गौरव जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से पैकेज का ऐलान किया गया है और कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो एमएसएमई जो उद्योग है, जो छोटे लघु कुटीर उद्योग हैं, उनके लिए एक बड़ी राहत दी है। लेकिन गौरव जी, सवाल यह है कि इस समय कोरोना महामारी के चलते जो हमारी आर्थिक गतिविधियों को नुकसान हुआ है उसे देखते हुए इस पैकेज का ऐलान किया गया, राहत दी गई। लेकिन अगर हम नॉर्मल दिनों की बात करें, जब ये कोरोना महामारी नहीं थी, उस समय भी तमाम सरकारें आई, तमाम सरकारें गईं, तब भी लघु और कुटीर उद्योगों को ऊपर लाने के लिए कई प्रकार के पैकेजेस का ऐलान किया गया था। लेकिन स्थिति क्या है उससे सब वाकिफ है। तो अभी भी सवाल वही पुराना है, लेकिन अपने नए स्वरूप में है कि कोरोना महामारी के दौरान किए गए आर्थिक पैकेज का ऐलान लघु उद्योगों के लिए, कुटीर उद्योगों के लिए, क्या उन लोगों तक वाकई में पहुंच पाएगा जिनके लिए ऐलान किया गया है? गौरव जी। मन जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले मैं अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बताना चाहता हूं कि लॉकडाउन 4 का तो जो शुरुआत होगी वो 18 मई से होगी, मगर इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि 30 जून तक रेलवे विभाग ने अपना एक और कदम उठाया है। 30 जून तक किसी भी प्रकार की पैसेंजर गाड़ी नहीं चलेगी, इसका ऑफिशियल बयान रेलवे द्वारा किया गया है। यानी इसके पूरी तरीके से संकेत आ गए हैं कि भले ही लॉकडाउन 4 30 मई तक जाए, मगर 30 जून तक अभी लोगों को सामान्य जीवन की ओर लौटने पर विचार नहीं करना होगा। रेलवे ने इसने की पहल की है और उन्होंने 30 जून तक अपनी पैसेंजर गाड़ियों को के जो टिकट्स हैं वो कैंसिल कर दिए हैं और पैसा रिफंड किया है। अब मैं आपके सवाल पर आता हूं। उमंग, आपने बहुत ही गंभीर और बारीक सवाल उठाया है। मैं कानपुर से उदाहरण शुरू करता हूं। कानपुर जो है वो कपड़ा फैक्ट्री के मामले में, टेक्सटाइल्स मिल्स के मामले में दुनिया भर में फेमस है जी। और मौजूदा पिछले कुछ सालों में हमारी स्मृति ईरानी जो इस समय एक भारी भरकम जो मंत्रालय संभाल रही हैं, वो जो है कपड़ा मंत्री रही थी मोदी की जो पार्ट 1 में या पूर्व मोदी सरकार में। मगर पूरे लगातार विजिट करने के बाद, चीजें करने के बाद, सुविधाएं देने के बाद, टैक्सेस में छूट के बाद, कच्चा मटेरियल सस्ते चीजों पर उपलब्ध कराने के बाद टेक्सटाइल्स मिल्स के पुराने दिन लौटकर नहीं आए। मौजूदा समय में लॉकडाउन में यह जरूर देखने को मिला कि उन कपड़ा फैक्ट्रियों में कुछ जगह पर जो है मास्क बनाने का केंद्र सरकार से मिलकर काम शुरू हुआ। मौजूदा समय में यह आपकी सबसे बड़ी बात है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो लघु उद्योग करता हो या कुटीर उद्योग करता हो, चाहे वो पैकेजिंग करता हो, मैन्युफैक्चरिंग करता हो, वो अपने प्रॉफिट और लॉस देखकर चलता है। तमाम ऐसे देश हैं जिस तरह से हम मेक इन इंडिया, कल मैं कई सारे देश के बड़े टेलीविजनों पर यह बहस देख रहा था कि मेक इन इंडिया के जो शेयर में दोबारा जान फूंकने की काम पीएम मोदी कर रहे हैं। ये सच बात है कि सबसे पहला जो स्लोगन था वो मेक इन इंडिया ही आया था। मेक इन इंडिया के तहत जो है मैं उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में ऐसे तमाम हम लोगों ने इन्वेस्टर समिट देखे, उमंग, और धरातल पर अगर बात करें तो आज तक 10% काम भी इन इन्वेस्टर समिट में नहीं हुआ। हमारे उत्तराखंड में यह कहा जा रहा था कि 14,000 करोड़ के उद्योग और जो है इन्वेस्टर यहां पर आकर अपनी फैक्ट्री शुरू करेंगे। छोटे स्तर पर पहाड़ों में ऐसी छूटें दी जाएंगी कि 10 साल तक बिजली का 90% माफ किया जाएगा, टैक्सेस माफ किए जाएंगे, मगर लोग नहीं आ रहे हैं। और यहां तक कि अडानी का एक वीडियो भी वायरल हो गया था उमंग, जिसमें यह साफ दर्शाया गया था कि हमारे यहाँ सड़कें और वायु मार्ग की ऐसी कनेक्टिविटी नहीं है कि देश के इधर उधर से जाकर व्यापार करने का सिस्टम बनाया जाए। तो बड़ी समस्या है। ऐसे समय में आप सुहावने सपने तो दिखाते हैं,
मगर धरातल पर जो जो चीजें चाहिए, जो टूल्स चाहिए, मैं एक शब्द का नाम लूंगा टूल्स, क्योंकि टूल्स में अलग अलग चीजें आ जाएंगी, वो भी देना सरकार का काम है और सरकार उसमें फेल होती है। उमंग, मैं यहां पर एक बात बड़ी जिम्मेदारी से उठाना चाहूंगा कि केंद्र सरकार कॉन्सेप्ट बनाती है, केंद्र सरकार पैसे दे देती है, मगर उनका इंप्लीमेंट कराना राज्य सरकारों का होता है। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, अपेक्षाकृत बताया जाता है आदित्य योगीनाथ लगातार लगे हुए हैं, उन्होंने तमाम तरीके के समिट, तमाम तरीके के मेले, तमाम तरीके की चीजें कराई, मगर उसके बावजूद भी आप लोगों से जाकर पूछिए कि उद्योगों में किस तरह से गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये बड़ा सवाल है कि एक और हम भले ही कितने बड़े पैकेजेस दे दें, मगर टूल्स और वो सुविधाएं अगर इन, चाहे वो मझौला उद्योगपति हो, बड़े उद्योगपति उनको नहीं देंगे, तो वो अपना पैसा, अपना फ्यूचर इन चीजों में नहीं लगाएंगे। बिल्कुल गौरव जी, आपने सही कहा कि और सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि आप तमाम तरह के ऐलान तो आप कर देते हैं, और कल हुई निर्मला सीतारमण जी की इस बैठक के बाद में भी आखिर में संदेश यही गया कि हमने ऐलान कर दिए हैं, हमने तो राहत दे दी है, अब हमारा काम खत्म। खैर, ये सवाल हम शेखर जी से कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। शेखर जी, जिस प्रकार से कल जो बात हुई, इसी गौरव जी की ही बात को आगे बढ़ाते हुए कि ऐलान तो बहुत हो जाते हैं, जैसे कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ऐलान किया है, कल वित्त मंत्री ने भी ऐलान किया था, परसों प्रधानमंत्री जी ने भी ऐलान किया था, लेकिन सवाल वही है कि जमीनी स्तर तक इस ऐलान का जो पैसा है वो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। हालांकि कुछ लोग इसका फायदा उठा भी लेते हैं क्योंकि उनको इसकी समझ होती है, या हम यूं कह सकते हैं कि आम राजनीतिक भाषा में या आम सामाजिक भाषा में कि उनकी पहुंच होती है, तो वो लोग इसका फायदा उठा लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में जिन लोगों के लिए ऐलान किया जाता है उन तक ये मदद नहीं पहुंच पाती। शेखर जी। बिल्कुल उमंग, आपने अच्छा सवाल उठाया है। मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूं। ऐसा है कि राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय पर अमेठी जगदीशपुर एक ऐसा इलाका अमेठी से लगा हुआ उन्होंने डेवलप किया जो नया इंडस्ट्रियल इलाका था, है ना, जिसको जैसे आज नोएडा और गाजियाबाद आप देखते हैं जी। उस समय पर यह अवध से जुड़ा हुआ एक ऐसा इलाका था जगदीशपुर का, जो पूरी इंडस्ट्रियल बेल्ट डेवलप की गई, बड़ी तादाद में लोगों को लोन बांटे गए, लोगों ने खूब सारी फैक्ट्री लगाई वगैरह वगैरह जी। अब हुआ क्या, देखिए, अब दो स्तरों पर चीजें गड़बड़ झाले में जाकर के फंस गई। एक तरीका तो यह था कि लोगों ने खूब लोन बटोरा वगैरह वगैरह। उसके बाद एक उद्योगपति ऐसे थे जिन्होंने सीमेंट की फैक्ट्री डाली थी, ठीक है, मशीनें लगाई, ये किया वो किया, सरकार से लोन लेकर के सब टीम टाम खड़ा कर दिया, जमीन अलॉट करा ली। उसके बाद उन्होंने सरकार, कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर था, उन्होंने चिट्ठी लिखी सरकार को कि सरकार ने मेरे प्रपोजल पर गौर नहीं किया और यहां पर मैंने सीमेंट की फैक्ट्री डाली जो कि चलाना असंभव है, या मैं इस फैक्ट्री को चला नहीं पाऊंगा क्योंकि यहां उस तरीके की संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं। अब क्या हुआ, उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, आप इस फैक्ट्री को बंद कर दीजिए। उन्होंने कहा साहब इतना मेरा नुकसान हो गया, जो लोन लिया था वो चुका नहीं सकता वगैरह वगैरह, लिहाजा ये सारा कर्ज माफ किया जाए जी। तो एक बेईमानी तो इस तरीके की होती है जो 70 साल में पिछले लोगों की नसों में भरी गई है। मतलब आप उससे ज्यादा क्या सोचेंगे। इसी तरीके, मतलब जिसने किया, जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि उसके परिवार में या उसके अड़ोसी पड़ोसी उसी को देख रहे हो कि साहब इतना बड़ा आदमी बन गया, सरकार को बेवकूफ बना दिया वगैरह वगैरह। अब हमारे पास मौका आया है तो हम भी यही करेंगे। तो एक कल्चर तो वो है। दूसरा कल्चर क्या है, गुदड़ी के लाल हैं। आज हम देखते हैं कि कोई आईएम से पढ़ा हुआ है, कोई आईआईटी से पढ़ा हुआ है, और वो वापस अपने गांव जाता है, वहां पर ऑर्गेनिक खेती करता है, खेती ऐसी भी करता है कि उसका माल दुनिया में बिकता है। तो देखिए, दोनों तरीके के उदाहरण मौजूद हैं जी। वापस उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं इसको डंके की चोट पर कहता हूं, बगैर किसी लाग लपेट के। चीफ मिनिस्टर अगर ईमानदार है तो ये अधिकारी ऐसे हैं जो पूरे मंत्रिमंडल को अपनी जेबें भरने के लिए भ्रष्टाचार का रोग लगा देते हैं। और यह सिलसिला शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में मायावती के समय पर। मायावती हर जगह पर, हर जिले में कट कमीशन के आधार पर ही काम करती थी। जिले जिले में, मोहल्ले मोहल्ले में उनका जो कैडर मौजूद था, वहां से वसूली शुरू होती थी और टॉप तक जाती थी। बीजेपी और मायावती यानी बीएसपी के गठबंधन की सरकारें रही हैं। जो दूसरे दौर में सरकार बनी, जब मायावती दोबारा बीजेपी के सहयोग से चीफ मिनिस्टर बनी जी, उस समय बीजेपी के तमाम लोगों को यह बात समझ में आई कि भ्रष्टाचार होता कैसे है जी। ये उस दौर के लोग बताते हैं उमंग।
जो बीजेपी के मंत्री थे वो आज बताते हैं। वहां से जो इनको खून लगा, तो आज भी कई लोग ऐसे हैं जो उस सिस्टम को पहचानते हैं। दूसरा, पिछले 20-25 साल में, 15 साल में बीजेपी तो नहीं थी इस प्रदेश में, लेकिन वो ब्यूरोक्रेट्स थे, अलग अलग अधिकारी अलग अलग विभागों में बैठे हुए थे, उन्होंने खूब माल कूटा है। क्योंकि इन 15 सालों में या तो समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, बीएसपी की सरकार रही, तो इन्होंने माल कूटा है। इनकी आदत आज भी वही बनी हुई है। अब बीजेपी की सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ जैसे चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है वाराणसी उत्तर प्रदेश में, लिहाजा एक टेरर तो बना कि हमारा सबसे शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति ईमानदार है। लेकिन ये बेईमानी की गंगा इतनी ज्यादा मैली कुचैली है कि इस लॉकडाउन में भी असली गंगा साफ हो गई, और यहां ये भ्रष्टाचार की जो गंगा बहाते हैं ना, ये और मैली हो गई। इसको कहने में मुझे कोई दो राय नहीं है। तो लोग ईमानदार हैं, हिंदुस्तान की पब्लिक ईमानदार है, हिंदुस्तान का आदमी ईमानदार है, बशर्ते जिन अधिकारियों के मार्फत काम होना है, जमीन अलॉट होनी है, किसी को यहाँ पर एक सवाल है, यहाँ पर वो अगर ईमानदार होगा तो चीजें आगे बढ़ेंगी। जैसे कि अभी आपने भी कहा कि लॉकडाउन के अंदर जो असली गंगा है, जो जिसे मां का नाम दिया गया है, मां गंगा, वो शुद्ध हो चुकी है, लेकिन भ्रष्टाचार रूपी गंगा अभी भी अविरल बह रही है। और आर्थिक पैकेज का ऐलान होने के बाद इस गंगा में अब और ज्यादा ऊर्जा आ गई है। लेकिन सवाल वही है कि अगर भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो पाता है ऐसे मुख्यमंत्री होने के बाद, ऐसे प्रधानमंत्री होने के बाद, तो क्या आपको लगता है कि इस सरकार को फेल माना जाएगा या पास माना जाएगा? हालांकि अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन सवाल तो उठेगा। देखिए उमंग, सरकार फेल या पास नहीं होगी। फेल या पास ये देश होगा, समाज होगा, आम आदमी होगा। और अगर प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी गति को नहीं सुधारा, अगर प्रशासनिक अधिकारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, तो मैं आपको बता रहा हूं कि इतने बड़े पैमाने पर जब लेबर इकट्ठा होगा, मजदूर इकट्ठा होंगे, एमएसएमई के जो उद्योगपति आप उनको कहिए, जो छोटे छोटे उद्योग चलाते हैं, अगर वो इकट्ठा होकर के सड़कों पर आ गए, तो आप यकीन मानिए कि इन प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये कोई सरकारी नौकरी का आवेदन करके नहीं बैठे हैं जी, ये आए हैं सरकार से, इन्होंने पैसा लिया। अच्छा, पैसे की जहां तक बात रही, तो आपको हम बता दें, सरकार जो लोन बांट रही है वो तो सीधे अकाउंट में जा रहा है जी, तो अकाउंट में जा रहा है, इसलिए ये चीज तो नहीं है कि पैसा कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा। हाँ, ये बात है कि उस फाइल की जब प्रोसेसिंग होगी, उस प्रोसेसिंग में पैसा खा सकते हैं। जैसे आप देखिए, शौचालय के लिए मान लीजिए 12,000 या 20,000 रुपया प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जा रहा था। जैसे 12,000 मान लेते, 12,000 दिया जा रहा था, तो उसमें क्या हुआ कि प्रधान ने, कई गांव ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में, हमें 4,000 रुपए दो, तो किसान ने या जरूरतमंद ने 4,000 रुपए अरेंज करके दिए, तो उसको 8,000 रुपए मिल गए। तो ये अपनी तरह का भ्रष्टाचार है। इस तरीके की चीजें होती आई हैं, हो रही हैं और आगे भी होंगी। लेकिन अब ये समझ लें कि वो कोई सहायक शिक्षक भर्ती के आवेदन करता नहीं है ये लोग, इन्होंने सरकार से लोन उठाया है। और अगर ये पब्लिक भड़क गई, तो प्रशासनिक अधिकारियों पर जब जूते चलेंगे, जब प्रशासनिक अधिकारी घेरे जाएंगे, तो पत्रकार भी ये बताएंगे कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है और इन्होंने इस तरीके की कमीशनखोरी की है, इसलिए मारे जा रहे हैं। और आप यकीन जानिए कि यह बदलते भारत की वो अंगड़ाई है कि जिसको हाथ अगर देखा तो अंगड़ाई है, और अगर हाथ लग गया तो दोबारा उठ नहीं पाएगा वो। ये भी समझ लें। जी बिल्कुल शेखर जी, आपने सही कहा। और ये समय भी है, ये समय भी है जागने का, ये समय है देश के लिए सोचने का, ये समय है देश के हर उस एक आम आदमी के बारे में, हर उस श्रमिक के बारे में, हर उस मजदूर, हर उस कृषक के बारे में सोचने का, जो आज सड़क पर है, जो आज अपने गृह राज्य की ओर आने के लिए, जिसे बस नहीं मिली, जिसे ट्रेन नहीं मिली, जो सड़क के रास्ते आ रहा है और कुछ तो आ भी नहीं पा रहे, सिर्फ अपने मन में इस इच्छा को दबाकर वो स्वर्ग सिधार गए। रास्ते में चलती बस ने, गाड़ियों ने उनको रौंद डाला, लेकिन उसके बाद भी कई ऐसे अभी भी श्रमिक मजदूर हैं। चीज कहूंगा जी शेखर जी, एक बात जरूर कहूं। देखिए, प्रधानमंत्री ने भी कहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बार बार कह रहे हैं, जो मजदूर जहां है जी, न्यूज इंडिया के माध्यम से मैं भी अपील कर रहा हूं, जो जहां है वहां रुका रहे जी। केंद्र सरकार ने ट्रेन चलाई है, उत्तर प्रदेश सरकार अलग अलग जगहों पर बसों को भेज करके लोगों को लाने का काम कर रही है। आप बिल्कुल अधीर ना हो। आपने अगर 40 दिन काटे हैं, 10 दिन और काटिए, 50 दिन काट लिए, 10 दिन और काटिए, आप अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। ये स्थिति बदलेगी जी। आप अगर सड़क पर पैदल चलेंगे तो या तो भूख से आपकी जान जाएगी, या फिर आप ट्रक वाला आपको बैठाएगा और फिर भागेगा जैसी पुलिस की चेक पोस्ट आएगी।
तो आपके साथ दुर्घटना होगी, दुर्घटना हो सकती है। इसलिए रुके रहिए वहीं पे। जी बिल्कुल शेखर जी, आपने सही कहा। हमारे साथ में उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा भी जुड़ चुके हैं। चंद्रसेन जी, बात पहले तो मजदूरों की ही कर लेते हैं। जैसे शेखर जी ने भी कहा कि प्रधानमंत्री ने भी अपील करी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील करी है, तमाम राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपील करी है, जो जहां पर है वो वहां रहे, सड़क रास्ते के द्वारा कृपया अपने गंतव्य तक पहुंचने की जल्दी ना करें। लेकिन सवाल घूम फिर के वही है, भले ही बात आर्थिक पैकेज की हो, भले ही बात श्रमिकों की, प्रवासियों की घर वापसी की हो, भले ही बात लघु उद्योगों को जान देने की हो, कुटीर उद्योगों को एक तरह की पैकेज से राहत देने की हो, या कृषकों की हो, बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि घोषणाएं कर दी जाती हैं, ऐलान कर दिए जाते हैं, योजनाएं बन जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी कृषक परेशान, श्रमिक परेशान और मुश्किल में है इन सड़क पर चलते मजदूरों की जान। चंद्रसेन जी। बिल्कुल मंगाज, जो घटना सुनने को सुबह सुबह मिली वो वाकई में दिल को दहला लेने वाली थी। और आप याद करें कि प्रधानमंत्री ने सबसे पहले अपने संबोधन में यही कहा था कि जो जहां है वहीं रहे, सुरक्षित रहे। और राज्य सरकारों ने भी इस बात को कहा था कि पूरे खाने पीने की व्यवस्था होगी और सब लोग अपनी जगह पर रहें, सुरक्षित रहें। अब मैं आपको ये बता दूं कि 25 लाख श्रमिक उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या को संभालना बहुत मुश्किल होता है और उनको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए था। देखिए, अंत में सरकार ने ट्रेन चलाई, बसें चलाई और वो सारे संसाधन किए। और कल भी अवनीश अवस्थी जी ने ये बोला कि साहब आप जहां हैं वहीं रहिए और आने की पूरी व्यवस्था, आप पैदल सड़कों पे मत निकलिए, आपके लिए जगह जगह पे शेल्टर बनाए जा रहे हैं, आप वहां पर रहिए। लेकिन पैनिक स्थिति उन्होंने पैदा करी और वो खुद सड़क पे निकले और उसके कारण ये घटना हो गई। रोज इस तरह की घटना सुनने को मिलती है कि बेहोश हो रहे हैं, गिर रहे हैं, लेकिन उनको खुद ये सोचना चाहिए कि ये बहुत बड़ा हुजूम है। इसको संभालने के लिए सरकार जो व्यवस्थाएं कर रही है इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका दूसरा सवाल है उसमें बात हुई, अब मैं शेखर को सुन रहा था तो शेखर ने बहुत अच्छी बात करी स्वदेशी और विदेशी की। तो मैं आपको ये बता दूं कि ठीक है, स्वदेशी उत्पाद शुरू होंगे, हमारे पास 20 लाख करोड़ का बजट है और अर्थव्यवस्था की गति को बढ़ाने के लिए 15 तरीके बताई सरकार ने। छोटे उद्योगों को सबसे ज्यादा ध्यान दिया और 3 लाख करोड़ रुपए की ऐसी गारंटी मुक्त कर्ज की व्यवस्था करेगी जिससे शुरू करे। और प्रधानमंत्री ने जो फंड दिया है वो गरीब कल्याण पैकेज 1,70,000 करोड़ का, ये बातें सब बिल्कुल अपनी जगह सही है। लेकिन जिन प्रोडक्ट की हमें आदत लगी हुई है उमंग, हमें विकल्प ढूंढना होगा। जैसे कि शेखर ने बताया कि 75 के 75 जिलों में हमारे अपने उद्योग लगे हुए हैं और हम अपनी चीजों के लिए जानते हैं, अपनी चीजों के लिए। लेकिन हमें 2 मिनट की मैगी का विकल्प ढूंढना है, हमें 5 मिनट के पास्ता का विकल्प ढूंढना है, हमें बर्गर पिज्जा का विकल्प ढूंढना है, हमें चाउमीन और सॉस का विकल्प ढूंढना है। ये सारी चीजें हमें लेकर के आनी है। बात सिर्फ एमडीएच मसाले से या स्वामी रामदेव से नहीं बनेगी। ये इस तरह के उदाहरण लोगों को शुरू करने पड़ेंगे। और आप अगर प्रधानमंत्री जी की बातों को देखें तो उन्होंने कहा लोकल चीजों को बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास संसाधन है और हमने भारत का एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। और हमेशा जब भी इस तरह के संकट आए हैं तो हमने पूरे देश को, पूरी दुनिया को दिखाया कि हम क्या कर सकते हैं। और प्रचार और प्रसार का एक माध्यम होगा जिसके जरिए वो अपनी चीजों का प्रचार और प्रसार करेंगे। लेकिन फिर वही पर एक प्रश्न आता है कि वो जो स्वदेशी चीजों की हम बात करते हैं, जिन चीजों के हम आदी हैं, मार्केट से ला रहे हैं, उनके विकल्प को तैयार करना पड़ेगा, उनमें वो क्वालिटी देनी पड़ेगी, उसमें उसी तरीके का ध्यान रखना पड़ेगा जिसकी हमें आदत है, हमारी नई पीढ़ियों की आदत है। क्योंकि आज घर में कोई भी चीज उमंग आती है तो आप देखते होंगे उसमें बच्चों की फरमाइशें रहती हैं, घर की महिलाओं की फरमाइशें रहती हैं। तो वो विकल्प को तलाशना होगा और निश्चित तौर से हर चीज में थोड़ा वक्त लगता है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने बोला, वित्त मंत्री ने बोला और योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, उस लिहाज से ये सब बिल्कुल स्पष्ट होता है कि आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। एक उदाहरण की तरह उत्तर प्रदेश और भारत पूरी दुनिया के लिए नजीर पैदा करेगा कि जिस तरीके से हमारे ऊपर आर्थिक चीजें का बोझ लदा है लॉकडाउन से और पूरी दुनिया पे लदा है, उससे सबसे पहले हम उभरेंगे। और भारत की जैसा आप भी हमेशा कहते हैं कि भारत विश्व गुरु की राह पे बढ़ रहा है, उस पर बहुत कम वक्त बचा कि हम ये दिखाएंगे कि हम ये कर सकते हैं। और हमने पिछले समय में ये दिखाया है उमंग कि हमने किया है। मैं एक मिनट आपका और लूंगा। और प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था कि आप याद करिए कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। जिस समय मुगल और ब्रिटिश आए वो लूट के चले गए, तो क्या हमारी इकोनॉमी वहीं रुक गई? हम वहीं रुक गए? नहीं, हमने फिर खड़े हुए हैं। और कितनी इस तरह की बीमारियां, हमारे Y2K की प्रॉब्लम से हम निकले हैं। हमने भारत से पोलियो पूरी तरीके से खत्म किया। हमने शौच की जितनी खुले में शौच की जो व्यवस्थाएं थी उनको हमने सुदृढ़ किया है। और इसी तरीके से ये कोरोना महामारी से हम
विजय पाएंगे। बस इसके लिए जरूरी है कि पूरा देशवासी उसका साथ दें, जो सरकार और केंद्र सरकार कर रही है उसमें थोड़ा सा सहयोग दें। अगर वो अपील कर रहे हैं कि जहां वहीं रहे, इस तरह की जब घटनाएं सुनने को मिलती तो बहुत दुख और तकलीफ होती है कि आप सड़कों पे निकल रहे हैं, आप गिर रहे हैं, आप हमारे परिवार का, एक हमारे समाज का अंग है। ये तकलीफ का विषय है, इसलिए जरूरी है कि हम केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की ओर ध्यान दें। बिल्कुल चंद्रसेन जी, आपने सही कहा। हालांकि समय बहुत कम है, लेकिन जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा। जिस प्रकार से आपने भी कहा, तमाम हमारे सभी जो साथी इस डिबेट में जुड़े सब ने कहा कि खुद प्रधानमंत्री ने, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपील करी है। वापस मैं इस चीज को दोहराता हूं कि जो जहां है वो वहीं रहे। न्यूज इंडिया के माध्यम से हमारे सभी दर्शकों को कहता हूं, जो भी देख रहे हैं, और अगर आपको भी रास्ते में चलता कोई दिखे तो उसे सहायता करें, उसकी सहायता करें। कल को ऐसा ना हो कि वो भी परेशान हो जाए। लेकिन चंद्रसेन जी, यहां पर एक सवाल उठता है और हंसी सी आती है कि तमाम इंतजामात कर दिए जाते हैं, सरकारें इंतजाम कर देती हैं, लेकिन घूम फिर के सवाल वही खड़ा हो जाता है कि क्यों आखिरकार इन मजदूरों को, इन श्रमिकों को, जो कि वाकई में अगर हम देखें तो सही मायनों में यही हमारे देश के निर्माता हैं, बिल्डिंगें यही बनाते हैं, फसलें यही उगाते हैं, हमारे खाने के, पहनने के, ओढ़ने के, रहने के सभी इंतजाम ये करते हैं, उसके बाद भी इनकी ये दुर्दशा। उमंग, बहुत यक्ष प्रश्न है, क्योंकि जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई है, और आप याद कीजिए ये सबसे पहले जो दिल्ली से शुरू हुआ था, जब अरविंद केजरीवाल ने और उनके एक मंत्री ने ये ट्वीट किया था कि आपकी बसें लगी हुई हैं और आप वहां जाइए। आप देखिए लाखों लोगों का हुजूम वहां उमड़ा था। फिर दूसरा उदाहरण महाराष्ट्र से देखने को मिलता है। एक निजी चैनल के पत्रकार ने इस तरह की खबरें व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे चलाई कि कितना लाखों आदमी खड़ा हो गया स्टेशन पे। आज स्थिति ये है महाराष्ट्र की कि पूरे अगर देश की बात करें तो लगभग 78,000 का आंकड़ा हमारे पास में जो संक्रमित हैं, और अकेले महाराष्ट्र में वो आंकड़ा 26,000 का हो गया। किस तरीके से लोगों ने भीड़ लगानी शुरू कर दी है। और मैं आपको एक बात और बता दूं उमंग की, जो जिस तरीके से लॉकडाउन पे अब छूट मिलेगी चौथे लॉकडाउन में, तो ये सबसे बड़ी समस्या जो हमारे सामने आने जा रही है वो सामुदायिक फैलाव की है। ये कम्युनिटी में फैलेगा, और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 9 जिलों को सर्विलांस पे लिया गया है, और भारत के 21 राज्य मुहाने पर हैं जहां पर कम्युनिटी इस तरह का संक्रमण बढ़ेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये बहुत खतरनाक स्थिति होगी कि 1 to 1 नहीं होने जा रहा है। और जैसा कि हम लोग सुनते हैं, डॉक्टरों की गाइडलाइंस है कि जून और जुलाई बहुत बड़ा महामारी का समय होगा, जब ये पीक पे होगा अपने लिए। इसलिए कम्युनिटी जिस तरीके से संक्रमण बढ़ेगा, सामुदायिक संक्रमण बढ़ेगा, उससे हमें बहुत बचना होगा। 21 राज्य के 69 जिले, आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात होने जा रही है, क्योंकि ये सरकार को पहले से पता है, सरकार ने उस तरह की तैयारियां भी कर रखी हैं। आप उन 21 राज्यों की बात करिए, उत्तर प्रदेश के उन 9 जिलों की बात करिए, और अब आप उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, आप ये देखिए कि मतलब ये 21 ऐसे राज्य हैं जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, और वो कम्युनिटी संक्रमण को बढ़ाने के लिए मुहाने पे देश को खड़ी। हमें इससे बचना होगा, इसलिए सड़कों पे नहीं निकलना होगा। ये अभी हम कोरोना से मुक्त हो गए या हमने कंट्रोल पा लिया है, बिल्कुल नहीं। 50% की आज दर फैली हुई कि 49% तेजी से कोरोना हमारे देश को पकड़ रहा है और हमें जकड़ रहा है। उमंग, बिल्कुल चंद्रसेन जी, आपने सही कहा, और सही भी है कि हमें ये नहीं सोचना है कि हमने कोरोना पर काबू पा लिया है या हम इस पर कंट्रोल करने की स्थिति में भी आ गए हैं। और शायद यही कुछ मानसिकता कई लोगों की हमारे देश में बन चुकी है, जो अब इस कोरोना को एक महामारी के रूप में नहीं ले रहे, इसको एक साधारण बीमारी के रूप में ले रहे हैं, और सड़कों पर ऐसे घूम रहे हैं जैसे कि वो उनके घर का गार्डन हो या वो मॉर्निंग वॉक पर निकले हो। उन्हें जरूरत भी नहीं है, उसके बाद भी सड़कों पर निकल रहे, जिसके लिए विशेष तौर पर प्रधानमंत्री ने मना किया था कि जरूरत नहीं है तो कृपया अपने घर से बाहर नहीं निकले। फिलहाल इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखने वाली बात यह है कि ऐलान हो जाते हैं, योजनाएं बन जाती हैं, तमाम दिशा निर्देश दे दिए जाते हैं, लेकिन क्या फायदा उन लोगों तक पहुंच पाएगा जिनके लिए ये ऐलान किए गए हैं? सोचने वाली बात है, आप भी सोचिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज इंडिया।